हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्यों होता है, हाइपरटेंशन के लिए क्यों कॉन्शियस होना चाहिए, हाइपरटेंशन किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन के लिए आपको किस थेरेपी और या क्या तरीके अडॉप्ट करने चाहिए जिस तरीके से आप हाइपरटेंशन से बचे रह सकते हैं या फिर हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक, हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाइपरटेंशन वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट या कंडीशन कह सकते हैं। तो हाइपरटेंशन एक स्टेट या कंडीशन है जो कंडीशन मल्टीपल ऑफ द ऑर्गन को अफेक्ट करती है। हाइपरटेंशन को इसलिए आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि यदि हम हाइपरटेंशन से होने वाले हज़ार्ड्स के बारे में आपको बताएंगे और उस हज़ार्ड से कितने दिनों तक आप सफ़र करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तो शायद आप हाइपरटेंशन के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं और उसके बारे में ज़्यादा सीरियसली समझ सकें। तो हाइपरटेंशन के जो हज़ार्ड हैं वो हेड टू टो शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन होने की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, कंजस्टिव हेडेक। हाइपरटेंशन होने की वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकती है। हाइपरटेंशन की वजह से आपको नेज़ल ब्लीड या एपिस्टैक्सिस हो सकती है। हाइपरटेंशन होने की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी हमेशा बने रहेंगे। हाइपरटेंशन ज़्यादा होने की वजह से बोनी चेंजेस भी आ सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक बना रहा। हाइपरटेंशन होने की वजह से आपको कार्डियक फेल्योर के भी चांसेस रहेंगे। हाइपरटेंशन की वजह से आपको कार्डियक एंजाइटी भी हो सकती है। हाइपरटेंशन जो सबसे सीधा और डायरेक्ट इफेक्ट डालता है वो आपकी किडनीज़ पे डालता है और किडनीज़ के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ की आपको हाइपरटेंशन की वजह से दिक्कत ना हो। कैपिलरी ब्लीड की वजह से आपकी आँखें जा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपने अपने बीपी को कंट्रोल नहीं किया, अच्छा बीपी हमेशा नहीं बढ़ा रहता, वो सडनली शूट करता है। किसी को यदि बीपी शूट कर गया और उसको ब्रेन इन्फ्राक्ट हो गया तो पैरालिसिस का मरीज़ हो जाएगा। अब आप इस कंडीशन को सोच के देखिए कि आपके घर में एक अंधा आदमी रह रहा हो, आपके घर में एक पैरालिसिस का मरीज़ रह रहा हो, आपके घर में एक कार्डियक मरीज़ रह रहा हो जिसको आपको बार बार कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ रही हो, न्यूरो का मरीज़ रह रहा हो, सीकेडी का भी यदि मरीज़ रह रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप उस मरीज़ को लेके कितना परेशान होंगे ये आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जा सकता है। तो ज़्यादा ज़रूरी है इस हाइपरटेंशन की कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाइपरटेंशन वाली कंडीशंस में आते हैं। सो दैट्स वाई यदि आप इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे तो आप अपने हाइपरटेंशन को ज़्यादा सही से मैनेज करेंगे। नाउ कम टू द कॉजेज़। हाइपरटेंशन होता क्यों है? हाइपरटेंशन आपकी वजह से होता है। डिजीज़ कंडीशन तो एक अलग फिनोमिनन होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हाइपरटेंशन आपकी वजह से होता है। जैसे आप इनएक्टिव हो गए, दिन भर सोए रहिए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, खूब वेट बढ़ा लीजिए, ओबीज़ हो जाइए। तो ओबेसिटी जितनी होगी उतनी ही बॉडी की डिमांड भी होगी, उतना ही सर्कुलेशन भी एक्टिव होना पड़ता है और उतनी ही आपकी कैपिलरीज़ पतली होती चली जाएंगी। ये भी हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण है। जो आप इंटेक करते हैं, जैसे स्मोकिंग हाइपरटेंशन को इंड्यूस करता है, फूड्स आपके हाइपरटेंशन को इंड्यूस करता है, एक्सेस सोडियम इंटेक यानी कि जो साल्ट आप लेते हैं, जो आप नमक खाते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट से आप मोर देन 5 टाइम यूज़ करते हैं। और ये नमक कहाँ से फ़िल्टर होगा? किडनीज से। किडनी भी स्ट्रेस में रहेगी और तब तक ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा जब तक कि वो वहाँ से बाहर ना निकल जाए। इसके अलावा ढेर सारे ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन को प्रमोट करते हैं। एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, आजकल की डेट में सबसे बड़ा कारण जो हाइपरटेंशन का है वो एंजाइटी है। और तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन डेवलप होता है। यदि इन तरीक़ों को आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को रेगुलेट करिए, आप अपने फूडिंग हैबिट्स को रेगुलेट करिए, स्लीपिंग आवर्स को ध्यान दीजिए, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को ध्यान दीजिए, डाइट और लो सोडियम कंटेंट को लीजिए, नो डाउट आपका बीपी काफ़ी हद। स्ट्रेस का कोई सलूशन नहीं है, तो जो हो रहा है उसी में जीना सीख जाइए। यदि आप जीना सीख जाएंगे तो नो डाउट स्ट्रेस की वजह से जो हाइपरटेंशन डेवलप होने वाला है
उससे आप बच जाएंगे। जेनेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा प्रिडिस्पोजिशन होता है। गर्मी का मौसम है, उमस भयंकर हो रही है, जिस आदमी को नॉर्मल कंडीशन में रहना होगा वो भी चिड़चिड़ाएगा और उसका भी बीपी शूट कर जाएगा। ठंडी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में कार्डियक मरीजों को बहुत बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ आर्टरीज़ में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से बीपी शूट कर जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बीपी शूट करता है। उपाय क्या है बीपी को ठीक रखने का? जो लोग कार्डियक डिसऑर्डर की वजह से बीपी की दिक्कत से जूझ रहे हैं उनको गलती से दवा नहीं बंद करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट सबके साथ करिए, अपने साथ मत करिए। दूसरी बात, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, इसलिए मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैं करता हूँ। होम्योपैथी में हाइपरटेंशन की बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिनको कार्डियक एबनॉर्मलिटी है या डिजीज़ बेस्ड हाइपरटेंशन है उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल हाइपरटेंशन के लिए आप अपनी डेली रूटीन को ठीक करिए, आप अपनी डाइट को ठीक करिए, आप अपनी स्लीपिंग आवर, रेस्टिंग आवर को ध्यान दीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताऊंगा जिस पर ध्यान नहीं जाता लोगों का, बीमार हो के डॉक्टर के पास सलूशन ना खोजिए, सलूशन आपके पास है। सही तरीके से इन 4 चीज़ों को अडॉप्ट कर लीजिए। उसके अलावा अपने लिए ज़िंदगी में आधे से 1 घंटे का टाइम दीजिए। 24 घंटे में आधे से 1 घंटे टाइम आप दे सकते हैं, और यदि नहीं देंगे तो डॉक्टर खेलिए। तो ज़्यादा बेटर ये है योगा थेरेपी को अडॉप्ट करिए और मेडिटेशन करिए। इन 2 चीज़ों से आपके बीपी में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा। इस वीडियो के लास्ट में हमारी जो योगा एक्सपर्ट हैं शालिनी जी, वो आपको हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाले योगा के कुछ आसन के बारे में बताएंगी, जिसको अडॉप्ट करके आप हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो डाइटरी हैबिट को आप ध्यान देंगे। इसके अलावा योगा के अलावा जो कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन की बात बता रहा हूँ, ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के लिए बताता हूँ। तो जाहिर सी बात है जब हम इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दे रहे हैं तो उन दवाइयों की पोटेंसी हमेशा कम होनी चाहिए। यदि हम किसी को हाइपरटेंशन की दवा देना चाहते हैं तो हमें उसकी पूरी केस समरी लेनी चाहिए, उसकी केस एनालिसिस करनी चाहिए, केस को रिपोर्टराइज करना चाहिए, आफ्टर देन मेडिसिन देनी चाहिए और फॉलोअप जरूर करना चाहिए। मरीज़ यदि बीपी का हो और आप दवा दे रहे हैं तो उसके घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होना चाहिए और बीपी की मॉनिटरिंग कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि गलती से यदि बीपी शूट किया तो नो डाउट बाकी ढेर सारे चांसेस हैं जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि यदि 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कॉमनली मैं यूज़ करता हूँ, तो पोटेंसी का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे बीपी में मैं जो दवा यूज़ करता हूँ दैट इज़ द बेलाडोना 6x, ध्यान दीजिएगा 6x पोटेंसी, दैट इज़ द लोअर वन। टैबलेट फॉर्म में आती है, इसको 2 गोली सुबह दोपहर शाम लीजिए, आपका बीपी मेंटेन रहेगा। और जो दूसरी दवा जो मैं बताता हूँ दैट इज़ द कैलीफॉस 6x। कैलीफॉस 6x की इसकी कैलीफॉस की गोलियाँ छोटी होती हैं, तो इसको आप 4 गोली दिन में 3 बार लेते रहिए, बीपी से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। 2 कॉमन दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहिए, बीपी से बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई कार्डियक डिसऑर्डर या कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर की वजह से बीपी आपका शूट कर रहा है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आइदर एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट या फिर एमडी मेडिसिन या फिर कोई अच्छा एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपका सही असेसमेंट कर सके। इस वीडियो के लास्ट में आपको शालिनी जी योगा की उन थेरेपीज़ के बारे में बताएंगी जिसको अडॉप्ट करके आप हमेशा के लिए बीपी अपना मेंटेन कर सकते हैं। दवाइयाँ समाधान नहीं हैं। मरीज एक्सपेक्ट करता है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे जादू वाली दवा दे देगा और वो जादू वाली दवा से ठीक हो जाएगा, जबकि जादू कुछ भी नहीं होता है। ये जादू आपके अंदर है। उस जादू की उम्मीद आप अपने आप से करिए, उन उपायों को अडॉप्ट करिए जो नेचुरल हों। दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ये बताता है कि कुछ दिन तक मेडिसिन लीजिए, ठीक हो जाइए, मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिए, मॉनिटरिंग कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए। अडॉप्ट करिए हमारी होम्योपैथी, न्यूट्रिशन और योगा थेरेपी और ज़िंदगी भर के लिए ठीक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी। Hello everyone, my name is Shalini Chobe. I am yoga expert at Niramya Homeopathy. Today I will teach you how to regulate your high BP through the practice of yoga and pranayam. So let's start. First of all, sit any comfortable asana.
Hand should be Gyan Mudra. Neck spine straight. Eyes closed. Take a deep breath. Chant one Omkara. Relax. Now join your hands. Rub them gently. Face your eyes and slowly open your eyes. Relax. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आसन है वो है बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन करने के लिए पोजीशन ले लेते हैं। दोनों पैर को ऐसे कर लेंगे और अपने पंजे एक साथ करके अपने हाथ से लॉक करेंगे। स्पाइन इरेक्ट। पैर को स्लोली स्लोली अप एंड डाउन करेंगे 30 सेकेंड विथ नॉर्मल ब्रीथ। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट आसन है ताड़ासन। तो उसके लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। दोनों पैर एक साथ कर लेंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में हील करते हुए दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे। पूरी बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। यहाँ होल्ड करेंगे 30 सेकेंड नॉर्मल ब्रीथ के साथ। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथों को फिर से ही लॉक करेंगे जैसे ताड़ासन में किए थे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। ऐसे ही आपको बोथ साइड करना है 10 टाइम एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप कम कर देंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट साइड। ऐसे ही बोथ साइड आपको करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करने के लिए हम लेट जाएंगे सुपाइन पोजीशन में। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नेक्स्ट आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट आसन है ब्रिज पोज, सेतुबंद आसन। पैरों को फोल्ड करके इनहेल करते हुए अपने कमर तक के पार्ट को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने हील्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हाथ जा रहा है वहीं तक रखेंगे। देन एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे प्रोन पोजीशन में। मकरासन में थोड़ी देर रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए दोनों पैर पीछे से मिला लेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के पास। हील करते हुए नेवल तक के पार्ट को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। इस आसन को आप 3 से 4 बार होल्ड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन करेंगे अधोमुख श्वान आसन, माउंटेन पोज जिसको बोलते हैं। पंजे फ्लैट कर लेंगे, ग्राउंड टच होने चाहिए पंजे हमारे, और हेड को अंदर की तरफ पुश करेंगे और अपने नेवल को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे इसी पोजीशन में। इसके बाद हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद नेक्स्ट आसन करेंगे हम शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले हील करते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड,
देन होल्ड, हील करते हुए स्लोली कम बैक, रिलैक्स। नेक्स्ट दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के बाद नेक्स्ट करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए अपने बिग टो को पकड़ेंगे और अपने फोरहेड को नी से टच कराने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए फिर आएंगे, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, लाइक पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, अगेन राइट से इनहेल, रिलैक्स। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, 3 राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। लास्ट प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए षडमुखी मुद्रा बना लेंगे, सुनाई ना दे, हील करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड करेंगे। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ घुटनों पे रख लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद तुरंत करने के बाद आंखें नहीं खोलते हैं, आंखें बंद ही रखते हैं। तो एक बार करेंगे हम ओम चैंटिंग। टेक ए डीप ब्रेथ, स्टार्ट। ओम, रिलैक्स। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हथेलियों को आपस में रब करेंगे, अपनी आँखों पे रखेंगे और हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे, रिलैक्स। तो ये थे सारे आसन और प्राणायाम जो आपके हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए आप इसको डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।